मैंने पूरे महीने तक इंस्टेंट नूडल्स खाकर पैसे बचाए थे, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी गर्लफ्रेंड यूरू को उस हाई एंड रेस्टोरेंट में ले जा सकूं, जहां हमने मिलने का वादा किया था। मेरे जैसे आदमी के लिए इतने महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करना कोई छोटी बात नहीं थी। मैंने अपनी पूरी सैलरी से बचा हुआ पैसा एक शाम पर लगा दिया था, लेकिन जब मैं उसके सामने बैठा, उसने पहली बात ही ऐसी कही जो सीधी मेरे दिल में चुभ गई, और फिर मेरी शर्ट और कोट को आंखों से नापते हुए कहा कि शायद यही मेरे पास सबसे अच्छे कपड़े होंगे। उसकी आवाज में मजाक नहीं था, लेकिन उसकी बेपरवाही उसके मजाक से भी ज्यादा तकलीफ दे थी। मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई लफ्ज नहीं थे। सच यही था कि वो कपड़े वाकई में मेरे पास सबसे अच्छे थे। उसके चेहरे पर कोई परवाह नहीं थी। वो इतनी आराम से बैठी थी जैसे मैं उसकी जिंदगी का कोई अहम हिस्सा नहीं, बल्कि बस एक बोरिंग सी फॉर्मेलिटी हूँ। कुछ देर बाद यूरू खड़ी हुई। उसके चेहरे पर एक परफेक्ट सी स्माइल थी। उसने धीरे से कहा कि अब देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। फिर उसने एक और बात बोली, और हाँ, ऑब्वियसली हम दोनों का रिश्ता भी यहीं खत्म होता है। उसने हाई हील्स की आवाज के साथ रेस्टोरेंट से बाहर कदम रखा। बाहर उसकी गाड़ी के इंजन की गरज सुनाई दी, और फिर कुछ ही पलों में वो मेरी नजरों से गायब हो गई। मैं वहीं बैठा रह गया, जैसे किसी ने मेरी रूह निकाल कर खाली जिस्म टेबल पर छोड़ दिया हो। रेस्टोरेंट की एक वेटरेस पहले ही हमारी तरफ देख रही थी। शायद उसने पूरा सीन समझ लिया था। वो मेरे पास आई और धीरे से पूछा कि क्या आप वो बर्तन उठा सकती है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर मेरे सस्ते कपड़ों पर पड़ी, और फिर उसका लहजा भी बदल गया। उसने दोबारा कहा कि वो टेबल क्लीन कर देती है, जैसे मैं कोई कस्टमर नहीं बल्कि एक बोझ हूँ। जब उसने मेरे सामने से प्लेट्स उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरे अंदर का सब्र टूट गया। आंखें लाल हो गई, आवाज में गरज आ गई, और मैं चीख कर बोला कि मैंने तुम्हें क्लीन करने को कहा है। वो वेटरेस घबरा कर एक कदम पीछे हट गई। मैंने उसकी तरफ घूरते हुए पूछा कि क्या यही इस होटल की सर्विस होती है। मेरी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी देखने लगे। वेटरेस को शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसने माफी मांगने की बजाय जवाब दे दिया। उसने कहा कि मैं उस पर चिल्ला क्यों रहा हूँ, क्या गर्लफ्रेंड ने डंप कर दिया तो वो उसका गुस्सा दूसरों पर निकालेगा। फिर उसने मेरी हालत देखकर तंज कर दी कि मेरी शक्ल देखकर समझ आता है कि लड़की ने मुझे क्यों छोड़ा होगा। मैं पूरा गुस्से से भर गया और एक ग्लास उठाकर तोड़ दिया। वेटरेस सब भी अकड़ में थी, लेकिन उसकी आंखों में डर आ गया था। वो कहने लगी कि मैं यहाँ तमाशा ना करूँ, ये इतनी महंगी जगह है, अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो क्या मैं भर पाऊंगा। मैं सांस फुलाकर खड़ा रहा, मगर उस वक्त का गुस्सा भी कुछ पलों बाद मुझे होश में लाने लगा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सिक्योरिटी गार्ड्स तोड़ कर आए। किसी ने चीख कर कहा कि इसे भागने मत देना। इसी वक्त एंट्रेंस से दो मिडिल एज्ड आदमी अंदर आए। एक मेरे फादर थे और दूसरा उनका बॉडीगार्ड। मेरे डैड के चेहरे पर सख्त गुस्सा था, लेकिन वो गुस्सा मुझे देखकर नहीं बल्कि मेरे साथ हुई बेइज्जती देखकर था। मैं फौरन उनके पास गया, सर झुकाकर कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यहाँ तमाशा कर दिया। डैमेज शायद 10,000 युआन तक हो सकता था। मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। मुझे लगा फादर मुझे डांटेंगे, लेकिन उन्होंने बस हंसी के साथ कहा, आज तुम्हारा मूड खराब है, जो तोड़ना है तोड़ दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। मैं हैरान रह गया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं रोका। सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमें घेर लिया, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि ओल्डजाओ का चेहरा डरा देने वाला था। वो इतना लंबा, चेहरे पर लंबी सी स्कार और आंखों में जानवर जैसी सख्ती रखने वाला आदमी था। तोड़फोड़ के बाद वेटर सब भी समझ रही थी कि हम फंस चुके हैं। वो बोल रही थी कि आज देखते हैं तुम लोग यहाँ से कैसे निकलते हो, तुम लोगों को सारा नुकसान भरना पड़ेगा। मेरे फादर ने हाथ हिलाकर कहा कि कॉम्पेंसेशन होटल को देनी होगी, तो तुम परेशान क्यों हो, जाकर अपने बॉस को बुलाओ। कुछ ही देर बाद एक गाड़ी होटल के बाहर रुकी, जिसकी कीमत करीबन 2 बिलियन युआन थी। होटल का ओनर तेजी से अंदर आया। वेट्रेस ने बॉस को देखते ही कंप्लेंट मोड ऑन कर दिया और कहा कि ये लोग तमाशा कर रहे हैं, अब तो पुलिस बुला लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही ओनर ने मेरे फादर को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मेरे फादर ने कहा कि लगता है मैनेजमेंट एबिलिटी काफी एवरेज है। मैं अपने बेटे को जानता हूँ, वो आमतौर पर गुस्सा नहीं होता, इस दफा जरूर किसी ने हद पार की है। होटल ओनर के पैर कांप गए। वो झुक कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए बिग बॉस। उस पल वेट्रेस और सिक्योरिटी गार्ड जैसे जम गए। ओनर ने मेरे फादर के सामने सर झुका दिया। वेट्रेस का फोन उसके हाथ से गिर गया। होटल ओनर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मेरे फादर ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, जाओ पूछो कि मेरे बेटे का गुस्सा ठंडा हुआ या नहीं, अगर हो गया है तो फिर सफाई कर दो। होटल ओनर मेरी तरफ मुड़कर नरमी और चापलूसी भरे लहजे में बोलने लगा, यंग मास्टर, क्या आपका गुस्सा ठंडा हुआ? मैं अभी कुछ समझता उससे पहले ही फादर ने मेरी तरफ देखकर कहा, बेटा ये होटल असल में हमारा ही है, मैं यहाँ अपने इकलौते बेटे को कैसे जलील होने दे सकता था। मेरे दिमाग में जैसे बिजली गिर गई। यूनियन काउंट होटल कैपिटल का सबसे लग्जूरियस होटल था, जिसे मैं हमेशा दूर से देखकर गुजरता था। क्या वो मेरा अपना था? क्या मैं रिच सेकंड जनरेशन था? फादर
फादर ने मुस्कुराकर कहा कि पहले मैं बहुत इमेच्योर था, इसलिए मॉम और डैड ने मुझे सच नहीं बताया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि फैमिली का बोझ मुझे दे दिया जाए। कैपिटल का बिजनेस अब धीरे धीरे मुझे संभालना होगा। फादर मुझे प्राइवेट एलिवेटर से ऑफिस ले गए। रिसेप्शन पर खूबसूरत स्टाफ झुककर एलिवेटर प्रेस कर रही थी। मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था। ऑफिस में फादर ने करीबन 60 साल के एक सीनियर मैनेजर को बुलाया और कहा कि आज से ये लड़का तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे काम समझा दो। फिर मुझे एक कार्ड दिया। मैंने पूछा कि इसमें कितने पैसे हैं। फादर ने कैजुअली कहा कि मेरी करंट स्पेंडिंग एबिलिटी के मुताबिक मैं इसे खत्म नहीं कर सकता, मैं इसे खत्म नहीं कर पाऊंगा। तभी मेरे फोन पर यूनिवर्सिटी क्लास मॉनिटर का कॉल आया। उसने कहा कि आज ग्रेजुएशन के 3 साल कंप्लीट होने पर रात 8 बजे यूनियन शिंगयू क्लब में एक रीयूनियन है। फोन कट हो गया। फादर ने मुस्कुराते हुए कहा कि जाओ और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। साथ में उन्होंने एक मिशन भी दिया, पहले 1 मिलियन युआन खर्च करके दिखाओ। मुझे हंसी भी आई और अजीब भी लगा। क्या वो मुझे पैसा उड़ाना सिखा रहे थे? यूनियन शिंगयू क्लब भी हमारे ग्रुप का टॉप प्राइवेट क्लब था, जहाँ सिर्फ इन्फ्लुएंशियल लोग ही एंटर करते थे। रीयूनियन वहाँ अरेंज हुआ था। शायद क्लास की यंग मास्टर जाओ यांग की वजह से मैं टाइम पर सबसे लग्जरियस प्राइवेट रूम में गया। जैसे ही मैं अंदर घुसा, रूम की आवाज अचानक खामोश हो गई। दर्जनों आंखें मेरी तरफ उठ गईं। कुछ में तंज था, कुछ में क्यूरियोसिटी और कुछ में सीधी नफरत। क्लास मॉनिटर सबसे पहले खड़ा हुआ और बोला कि वो समझ रहा था कि मैं नहीं आऊंगा। फिर उसने तंज किया कि शायद ट्रैफिक ज्यादा होगा। मैंने कामली कहा कि पता नहीं, रास्ते पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरे पुराने रूममेट जैंगमिन ने भी हंसकर बोला, कैसे बारिश में टैक्सी मिलना मुश्किल होगा। फिर मेरे कपड़ों पर भी कमेंट किया कि ये कितने पुराने हैं। उसके पास कुछ पुराने कपड़े भी हैं, अगर मुझे चाहिए हो तो मैं ले सकता हूँ। सबको उसके लफ्जों का मतलब समझ आ गया। वो कह रहा था कि मैं अब भी गरीब ही हूँ। मैंने टीका सिप लिया और कहा कि मैं खुद ड्राइव करके आया हूँ और यहाँ से मेरा घर भी पास ही है। तब डैन जीशु ने पूछा कि कहाँ रहते हो? इस एरिया के आसपास तो शेंगडा इंटरनेशनल रेजिडेंस है, जहाँ 400 स्क्वायर मीटर से कम अपार्टमेंट्स नहीं और प्राइस भी 3 लाख युआन पर स्क्वायर मीटर है। लिनयुन, जो कॉलेज टाइम में भी मुझे नीचा दिखाती थी, हंसकर बोली कि तुम वहाँ रहते हो क्या? मैं अपने रिच बॉयफ्रेंड से तुम्हारे लिए सस्ता रेंटल रूम ढूंढ दूंगी। पूरा रूम हंस पड़ा। मुझे याद आया कि शेंगडा इंटरनेशनल में शायद वाकई में मेरा एक घर भी था, क्योंकि फादर ने आज ही बताया कि मेरे लिए हाउस और कार रेडी हैं। लेकिन मैं उन लोगों से बहस नहीं करना चाहता था। मैंने बस इतना कहा कि मैं साइड वाले होटल में रहता हूँ। ये सुनते ही वो और ज्यादा हंसने लगे। मेरी नजर यूरू पर पड़ी। वो जाओ यांग के पास बैठी थी, हाथों में हाथ लिए। ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ही थी, वो लड़की जिसे पाने के लिए मैंने कॉलेज के वक्त हर मुमकिन कोशिश की थी। उसकी खूबसूरती की वजह से पूरी क्लास उस पर फिदा थी। मैं भी जब 18 साल का हुआ तो उसके प्यार में पागल हो गया था। मैं उसके लिए जो कर सकता था सब किया, लेकिन आज मुझे समझ आ गया था कि सिंसेरिटी के बदले में सिंसेरिटी नहीं मिलती। मैंने दोनों को देखकर कहा कि तुम लोग साथ हो गए, तुम दोनों को मुबारक हो। यूरू ने मुस्कुराकर कहा कि मुझे उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, गलती मेरी ही थी कि मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर सका। उसने ये भी कहा कि हम दोनों का रिश्ता अब खत्म हो चुका है और वो चाहती है कि मैं अपने लिए किसी सूटेबल इंसान को ढूंढ लूं। रूम के अंदर लोग हंसने लगे। किसी ने कहा कि ऐसा तो होगा ही नहीं, मुझे कोई डेट करना ही नहीं चाहता। मैं अभी कुछ कहने ही वाला था कि प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला। एक सिक्योरिटी गार्ड अंदर आया और पूछा कि बाहर खड़ी लैम्बोर्गिनी किसकी है। रूम में खामोशी हो गई। गार्ड ने बताया कि एक गेस्ट की कार से हल्का सा स्क्रैच लग गया है, वो गेस्ट कंपनसेशन देना चाहता है। लैम्बोर्गिनी का नाम सुनते ही सब हैरान हो गए। लोग कहने लगे कि क्लास में ऐसी गाड़ी सिर्फ जाओ यांग ही ले सकता है। जाओ यांग के चेहरे पर घमंड आ गया, लेकिन उसके इनकार करने से पहले ही मैंने हाथ उठाया और कहा कि मेरी है। उस गेस्ट से कह दो कि बारिश में ड्राइव करना मुश्किल होता है, कंपनसेशन की जरूरत नहीं। रूम फिर से खामोश हो गया। गार्ड बाहर चला गया। कुछ पल बाद जाओ यांग ने टेबल पर हाथ मारा और कहा कि मैं किसी और की कार को अपना बताकर शो ऑफ कर रहा हूँ। जीशु ने भी मजाक बनाया कि असली ओनर आकर मुझे पकड़ लेगा। क्लास मॉनिटर ने माहौल ठंडा करने के लिए एक टोस्ट दिया। उसने रीयूनियन सेलिब्रेट की और जाओ यांग का शुक्रिया अदा किया जिसने सबको इतने हाई एंड क्लब में बुलाया। लेनियन ने भी कहा कि इस क्लब में रिजर्वेशन मिलना मुश्किल है। उसका रिच बॉयफ्रेंड भी सिर्फ एक दफा ही यहाँ आया है। जाओ यांग और भी ज्यादा घमंड से भर गया। उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि लिनशुआन, शायद तुमने इस क्लब का नाम भी पहले कभी नहीं सुना होगा। वापस जाते वक्त पेरेंट्स के लिए बचा हुआ खाना पैक करवा लेना। मेरे बारे में बोलते तो शायद मैं बर्दाश्त भी कर लेता, लेकिन पेरेंट्स की इंसल्ट मेरी लिमिट थी। मैंने वाइन का ग्लास उठाया और जाओ यांग की तरफ हाफ स्माइल के साथ कहा कि जब मुझ पर इतनी मेहरबानी की है तो मैं उसे टोस्ट करता हूँ। जाओ यांग अकड़ से ग्लास उठाए इंतजार कर रहा था। अगली सेकंड मैंने पूरा रेड वाइन का ग्लास उसके सूट पर गिरा दिया। पूरा रूम जम गया। जाओ यांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चीखा कि सिक्योरिटी कैप्टन को बुलाओ।
और इस पागल को बाहर फेंको। मैंने कहा कि तुम मुझे छू भी नहीं सकते। कुछ ही पलों में ब्लैक यूनिफॉर्म पहने एक लंबा आदमी अंदर आ गया। वो जाओ फेंग था, क्लब सिक्योरिटी कैप्टन, जिसका जाओ यांग से अच्छा रिलेशन था। जाओ यांग ने उसे हुक्म दिया कि मुझे बाहर ले जाकर सबक सिखाए। जाओ फेंग ने बिना पूछे गार्ड्स को अंदर बुलाया। 2 गार्ड्स मुझे पकड़ने ही वाले थे कि वही सिक्योरिटी गार्ड दोबारा अंदर आया। वो बहुत रिस्पेक्टफुली मेरे सामने झुककर बोला कि मेरी लैम्बोर्गिनी की पार्किंग पोजीशन ठीक नहीं, एक और कार ऑलमोस्ट टच करके गई है। अगर मैं कीज दे दूं तो वह मेरी कार वीआईपी पार्किंग में शिफ्ट कर देगा। जाओ फेंग हंस पड़ा। उसने गार्ड को धक्का देकर कहा कि क्या ये आदमी लैम्बोर्गिनी ओनर लगता है। फिर मुझे धमकाया कि मैं फेक ओनर बन रहा हूँ और असली ओनर को बुलाकर मेरी पोल खोल देगा। मैंने उसके चीखने पर ध्यान नहीं दिया, बस पॉकेट से लैम्बोर्गिनी की कीज निकाली। कीपर बुल लोगो चमक रहा था। रूम में दोबारा मौत जैसी खामोशी हो गई। हर किसी की आंखें फट गईं। लिन यून की आवाज कांप गई। उसने पूछा ये कैसे हो सकता है। जाओ यांग ने फिर से कहा कि मैंने नकली चाबियां खरीदी होंगी, लेकिन उसके अल्फाज खत्म नहीं हुए थे कि क्लब मैनेजर डायरेक्टर वांग तेजी से अंदर आए। उनके पीछे स्टाफ भी था। वो सीधे मेरे सामने झुक गए और बोले, यंग मास्टर लिन, माफ कीजिए, मेरी मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से इन अंधों ने आपको नाराज किया। यंग मास्टर लिन के 3 लफ्जों ने रूम में बॉम्ब गिरा दिया। जाओ फेंग का रंग उड़ गया। उसने पूछा कि मैनेजर ने मुझे क्या कहा। डायरेक्टर वांग ने उसे डांट कर बताया कि मैं बिग बॉस का बेटा लिन शुआन हूँ। यूनिंग काउंट होटल और यूनिंग शिंगयू क्लब और कैपिटल के हाई एंड बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा मेरी ही फैमिली का है। उसने जाओ फेंग को कहा कि तुमने यंग मास्टर लिन पर हाथ उठाने की हिम्मत की, क्या तुम मरना चाहते हो। जाओ फेंग घुटनों पर गिर गया। वो पसीना पसीना होकर माफी मांगने लगा। क्लासमेट्स की आंखों से भी नफरत अब गायब हो गई। ज़ेंग मिन फौरन नरमी से बोला कि लिन शुआन, तुम इतने सक्सेसफुल हो गए हो, हम समझ ही नहीं सके। लिन यून भी कहने लगी कि उसे पहले ही लगता था कि मैं कोई मामूली लड़का नहीं हूँ। जो लोग अब तक जाओ यांग के तलवे चाटते थे, अब मेरे आसपास जमा होकर माफी मांगने लगे। तब यूरो भी बिल्कुल पत्थर की मूरत बन गई। उसने जाओ यांग का हाथ छोड़ दिया। उसकी आंखों में शौक, रिग्रेट और जेलसी भी थी। जाओ यांग कुर्सी पर गिर सा गया। बार बार बोल रहा था कि यह मुमकिन नहीं हो सकता। लिन शुआन यूनिंग के यंग मास्टर कैसे हो सकता है। मैंने किसी की चापलूसी का जवाब नहीं दिया। मैंने डायरेक्टर वांग से कहा कि पहले मेरी कार सेफली पार्क करवाओ, दूसरा जाओ फेंग को अभी के अभी फायर करो। आज के बाद वो यूनिंग के किसी बिजनेस में नजर न आए। डायरेक्टर वांग ने फौरन ऑर्डर दिया और जाओ फेंग को वहां से भगा दिया गया। जाओ यांग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैं ये ना समझूं कि क्लब रिजर्वेशन मेरी वजह से हुई। मैंने डायरेक्टर वांग को देखा और कहा कि सबको बताओ कि ये रूम किसने बुक किया। डायरेक्टर वांग ने रिस्पेक्टफुली जवाब दिया कि जाओ यांग ने एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय से छुपकर बुकिंग करवाई थी। उसकी एक्चुअल स्टेटस के हिसाब से वो वीआईपी रूम बुक करने के लायक ही नहीं था। अगर मैं आज यहाँ ना होता तो उन लोगों को पहले ही निकाल दिया जाता। जाओ यांग का आखिरी गुरूर भी टूट गया। मैं खड़ा हुआ और कामली कहा कि मैं यहाँ आना भी नहीं चाहता था। अगर सब नॉर्मल रीयूनियन करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ लोग इकट्ठे भी सिर्फ जबान चलाने के लिए होते हैं। अब मैं रुकना नहीं चाहता। जो रहना चाहते हैं यहाँ रहकर एंजॉय करें, सारे एक्सपेंसेस मेरी तरफ से होंगे। फिर मैं बाहर निकल गया। क्लब के बाहर खड़े होकर मैंने गहरी सांस ली। पहली दफा महसूस हुआ कि उन लोगों को जवाब देना जो तुम्हें नीचा दिखाते थे कितना सेटिस्फाइंग होता है। फादर बिल्कुल सही कहते थे, लिन फैमिली का बेटा इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात को होटल लौटते वक्त 12 बज रहे थे। मैं सीधे सो गया। सुबह फादर का कॉल आया। मुझे लगा कि वो डांटेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि कल रात मैंने अच्छा किया। लिन फैमिली के बेटे को ऐसा ही होना चाहिए, बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रॉब्लम हो तो उसे अंजाम तक पहुंचा कर आना चाहिए। फिर उन्होंने कैजुअली बताया कि 2 साल पहले उन्होंने मेरी मंगनी सू फैमिली की डॉटर शुआन सिंह से तय कर दी थी। वो अब रोड से वापस आई है। वो खूबसूरत भी है और नेचर भी अच्छा है। आज फ्री हूँ तो उससे मिल लूं। मैं जवाब देता उससे पहले ही फोन बंद हो गया। मैं लंच के लिए नीचे आया तो लॉबी में यूरो मिलने आई थी। वो मुझे देखते ही खुशी से भाग कर आ गई और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं साइड हो गया। उसने कहा कि वो जानती थी कि मैं यहाँ आऊंगा। वो कितनी देर से वेट कर रही थी। अब हम दोनों को बात करनी चाहिए। मैंने कहा कि हमारे पास बात करने को कुछ नहीं बचा। उसने कहा कि वो ब्रेकअप को नहीं मानती, हम फिर से साथ हो सकते हैं। मैं तब हंस पड़ा। क्या मैं उसके लिए कोई बेजान चीज हूँ कि जब चाहा बुला लिया और जब चाहा छोड़ दिया। यूरू बोली कि ब्रेकअप करना जाओ यांग की वजह से उसकी मजबूरी थी। उसके फैमिली बिजनेस में प्रॉब्लम थी। जाओ यांग ने मजबूर किया था कि अगर वो उसके साथ रहे तभी वो उसकी मदद करेगा। मैंने सीधे पूछा कि अब जब उसे पता चल गया कि मेरी फैमिली पावरफुल है तो वो दोबारा मौके का फायदा उठाना चाहती है। उसकी आवाज तेज हो गई। वो कहती रही कि वो मुझसे प्यार करती है और मैं उसे एक और चांस दे दूं। मैंने कहा कि मुझे अब एक मतलबी औरत की कोई जरूरत नहीं। फिर मैंने चैनशु को कॉल किया कि ड्राइवर अरेंज करे।
क्योंकि मुझे सू फैमिली मैनर जाना था। अजीब बात ये थी कि ड्राइवर एक यंग और खूबसूरत लड़की निकली। वो कार बहुत स्किलफुली चला रही थी। 40 मिनट बाद कार एक विला के सामने रुकी। मैंने पूछा कि ये सू मैनर तो नहीं है। लड़की मुस्कुराकर बोली कि आपका वेडिंग रूम है। मैं काफी हैरान हुआ। मेरा और किसका? वो मेरी तरफ देखकर बोली, आपका और मेरा। मैं ही शुआन सिंह हूँ। मैं ये सुनकर ऑकवर्ड हो गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैंने माफी मांगी कि मैं उसे पहचान नहीं सका। उसने नरमी से कहा कि कोई बात नहीं, शादी के बाद हमारे पास एक दूसरे को जानने के लिए बहुत वक्त होगा। मैं सोच रहा था कि फादर ने तो सिर्फ मीटिंग बोला था, शादी अचानक कहाँ से आ गई। तब बालकनी से फादर की आवाज आई कि ऊपर आकर वेडिंग रूम देख लो। बाद में मुझे पता चला कि लिन और सू फैमिलीज की एंगेजमेंट पहले ही फिक्स हो चुकी थी और वेडिंग डेट अगले महीने की आखिर पे थी। फादर चाहते थे कि हम दोनों पहले मिल लें। अगर कोई एतराज ना हो तो शादी हो जाए। फीलिंग्स बाद में डेवलप हो सकती हैं। इस शादी से मुझे फैमिली ग्रुप में फुटिंग मिलेगी और लिंसू कोऑपरेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी। मैंने मना नहीं किया। अपनी चॉइस से प्यार किया तो धोखा मिला। शायद पेरेंट्स की चॉइस बुरी ना हो। वैसे भी कुछ दिन में मुझे समझ आ गया कि शुआन सिंह वाकई अच्छी लड़की है। शादी 19 तारीख को सेट हुई। कैपिटल के बड़े बिजनेसमैन और इन्फ्लुएंशियल लोग आए। सेरेमनी 11 बजे स्टार्ट हुई। सबकी नजरों के सामने शुआन सिंह स्टेज पर आई, लेकिन तभी नीचे हंगामा हुआ। यूरू और उसकी दोस्त लिनयुन भी वहां आ गई थी। यूरू पागलों जैसे सबको धक्का देते हुए स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। मैं तब भी काम रहा। मैंने शुआन सिंह से माफी मांगी और कहा कि ये मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, कुछ मिनट सेरेमनी पॉज कर दें। उसने समझदारी से हाँ कर दी। यूरू ने मुझे घूरते हुए पूछा कि क्या मैं उसे माफ इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं इस दूसरी औरत से शादी कर रहा हूँ। मैंने पूछा कि मेरी शादी किससे है, इसका तुमसे क्या लेना देना। वो बोली कि मैं छुप के शादी कर रहा हूँ। मैंने कहा कि लिन और सू फैमिलीज की मैरिज 1 महीने से ऑनलाइन न्यूज में है। तुम आज के जमाने में इंटरनेट यूज नहीं करती। तब उसे समझ आया कि दुल्हन शुआन सिंह है और दुल्हा मैं हूँ, यानी लिन ग्रुप का हेयर। मैंने सीधा कहा कि मैं लिन ग्रुप का नेक्स्ट हेयर और शुआन सिंह का फियांसे हूँ। क्या अब भी कोई शक है? यूरू और लियून खामोश हो गयी। यूरू ने टूटकर पूछा कि मैंने अपनी रियल आइडेंटिटी पहले क्यों नहीं बताई। मैंने कहा कि तुमने भी बहुत कुछ छुपाया था, जैसे हमारे ब्रेकअप से पहले भी तुम जाओ यांग के बेड पर थी। और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो अपनी सफाइयां देने लगी कि जाओ यांग ने उसे मजबूर किया था। अगर वो उसकी बातें न मानती तो वो उसकी फैमिली की हेल्प नहीं करता। मैं सिक्योरिटी को बुलाने ही वाला था कि यूरो चिल्लाई कि मैं उससे 2 साल के रिलेशनशिप के बावजूद माफ नहीं कर सकता, लेकिन एक नई लड़की से शादी कर सकता हूँ। मैंने कहा कि अगर मुझे सब अच्छी तरह याद है तो हम दोनों पहले ही ब्रेकअप कर चुके हैं। तुम्हारा अब मुझ पर कोई हक नहीं। उसने कहा कि एंगेजमेंट तो हमारे ब्रेकअप से भी पहले फिक्स थी, मतलब मैंने पहले ही बैकअप प्लान बना लिया था। मैंने कहा कि तुम जाओयांग के साथ चक्कर चला सकती हो, तो मैं भी अपनी सेफ्टी प्लान कर लूं तो क्या गलत है। वो मेरे हाथ पकड़ने आई। मैंने हाथ हटा दिए और स्टेज की तरफ मुड़ गया, लेकिन जब मैं उसके पास से गुजरा तो उसने मुझे जोर से खींच लिया। मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने उसे झटका दिया। इसी स्ट्रगल के दौरान ऊपर का एक पुराना शैंडिलियर अचानक टूटकर नीचे गिरने लगा। अचानक खतरे के पल में यूरू ने मुझे धक्का देकर साइड कर दिया। भारी शैंडिलियर उसके कंधे पर गिरा। जोर का एक धमाका हुआ और वो जख्मी हो गई। सिक्योरिटी और मेडिकल स्टाफ भागे आए। शुआन सिंह ने फौरन मुझे संभाला और पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। जब कंफर्म हुआ कि मैं ठीक था, वो मुझे वहाँ से ले गई। वेडिंग कुछ देर के लिए रोक दी गई। 3 दिन बाद मुझे लिनयुन का फोन आया। वो मुझे इल्जाम दे रही थी कि यूरो ने मेरी जान बचाई और मैं उसे देखने तक नहीं आया। मैंने कहा कि अगर वो मुझसे चिपक कर हंगामा न करती तो शैंडिलियर वैसे गिरता ही नहीं। उसका हर्ट होना भी उसकी अपनी वजह से था। लिनयुन ने कहा कि चाहे जो भी हो, उसने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया था। मैंने उसे जवाब दे दिया कि अपना ड्रामा बंद करे। उसकी आवाज कमजोर लेकिन नफरत से भरी थी। उसने कहा कि अगर मैं उससे मिलने नहीं आया तो वो सुसाइड कर लेगी और मीडिया को बुलवा कर लिखवाएगी कि लिन ग्रुप के हेयर ने सो फैमिली मैरिज के लिए एक्स गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप पर मजबूर किया। देखते हैं कि सो फैमिली फिर शादी कंटिन्यू करती है या नहीं। मैं जवाब देता उससे पहले ही शुआन सिंह ने फोन ले लिया। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। उसने यूरो से कहा कि वेडिंग पर उसने लिन शुआन को बचाया, इसलिए वो बार बार छूट दे रही थी। लिन शुआन पुराने रिश्ते के लिए टांग फैमिली पर हाथ नहीं डाल रहा, लेकिन सो फैमिली का टांग फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर यूरू समझदार है तो जानती होगी कि उसे किन लोगों से पंगा नहीं करना चाहिए। ये कुछ लफ्ज ही काफी थे। यूरू समझ गई कि सो फैमिली के एक इशारे से टांग फैमिली का कैपिटल गायब हो सकता था। उसने फोन तभी काट दिया। उसके बाद यूरो कभी हमारे सामने नहीं आई। कुछ दिन बाद पता चला कि तांग फैमिली बिल्कुल बैंकरप्ट हो गई। उनका बिजनेस पहले ही क्राइसिस में था और जाओ फैमिली के सपोर्ट पर चल रहा था। जब जाओ यांग को पता चला कि यूरो छुपकर मुझे मिलने आई थी, उसने तांग फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया था। फंडिंग चेयर टूटी तो उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। 1 महीने बाद मेरी और शुआन सिंह की वेडिंग फिर से हुई, इस बार बिल्कुल स्केड्यूल के मुताबिक। इस दफा कोई हंगामा नहीं
नहीं हुआ। सेरेमनी बिल्कुल ग्रैंड और डिग्निफाइड थी। कैपिटल के सारे इन्फ्लुएंशियल लोग ब्लेसिंग देने आए। लिन ग्रुप और सू ग्रुप की कोऑपरेशन भी इस मैरिज के बाद और ज्यादा मजबूत हो गई। मैंने जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू किया, इस दफा बेइज्जती सहकर नहीं बल्कि अपनी असली पहचान और इज्जत के साथ।